ईशा फाउंडेशन एक ऐसा नाम है जो स्पिरिचुअलिटी और वेलनेस के साथ जुड़ा है। सदगुरु के इस आश्रम को लोगों ने अपने मन की शांति ढूंढने का एक जरिया बनाया हुआ है, पर आजकल यही फाउंडेशन और यही आश्रम कुछ ज्यादा ही लीगल विवादों से घिरा हुआ है। क्या ये सच है कि इस आश्रम में लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ बंद कर रखा जा रहा है, या फिर ये एक लीगल नाटक बन चुका है? आप सभी जानते हैं कि समय समय पर हमारे देश में स्पिरिचुअल लीडर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और साथ ही उनके ऊपर लगे कुछ सीरियस केसेस भी। ऐसे में स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु और उनकी ईशा फाउंडेशन पर लगी ये एलिगेशंस काफी चौंकाने वाली है। दरअसल ये केस तब सामने आया जब मद्रास हाईकोर्ट में एक रीसेंट केस में एक रिटायर्ड ऑफिसर ने अपनी बेटियों की तरफ से एक हिबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल, ये एलिज करते हुए कि उन्हें जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ ईशा फाउंडेशन में बंद करके रखा जा रहा है और साथ ही ब्रेन वॉश कर उन्हें उनके परिवार से दूर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये केस पहुंच चुका है। साथ ही वहां पर भी ईशा फाउंडेशन में चल रही प्रैक्टिसेस के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं और साथ ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग के दौरान इस केस में क्या सारी बातें अनफोल्ड की गई हैं। साथ ही आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और उनके ऑर्डर के बाद ईशा फाउंडेशन ने भी एक प्रेस नोट रिलीज किया है और उसमें उन्होंने अपनी तरफ से भी सफाई हुई है। इन सभी बातों के बारे में आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर रूरल पुलिस को एक इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर एक हिबियस कॉर्पस पिटीशन के रिस्पॉन्स में था जो डॉक्टर एस कामराज ने फाइल किया था। डॉक्टर कामराज ने अपनी पिटीशन में ये इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटियों को यानी कि गीता और ललिता को उनकी मर्जी के बिना ईशा फाउंडेशन में बंद करके रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से उन दोनों ने ही अपने परिवार और दुनिया से नाते तोड़ लिए हैं। डॉक्टर कामराज की ये इल्जाम काफी ज्यादा सीरियस है क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनकी बेटियां जो एक टाइम पर सक्सेसफुल करियर प्रोफेशनल थी, वो अब दुनिया से नाता हो चुकी है। गीता जो यूके से मैकेट्रॉनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है, एक टाइम पर एक सक्सेसफुल हाई पेइंग जॉब कर रही थी, लेकिन 2008 में अपने पति से डाइवोर्स के बाद उन्होंने ईशा फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उनकी छोटी बेटी ललिता जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उन्होंने भी इस रास्ते को चूज किया और ईशा फाउंडेशन में परमानेंट सेटल हो गई। पिटीशन में ये भी इल्जाम लगाया गया है कि फाउंडेशन के लोग कुछ ऐसा खाना और मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से लोगों के पॉजिटिव फंक्शंस डन हो जाते हैं और जिससे लोग अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। कामराज ने ये भी बताया है कि उनकी बेटियों को उनके अपने माँ बाप से बातचीत करने से भी रोक दिया गया है और उनकी बेटियों को एक नन लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने हियरिंग के दौरान डॉक्टर कामराज की पिटीशन पर अपनी सख्त ऑब्जर्वेशन दिखाई है। जस्टिस एस.एन. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवानंदम की बेंच ने ये भी सवाल उठाया कि क्या सच में ईशा फाउंडेशन एक स्पिरिचुअल हेवन है या फिर सच में वहाँ लोगों को ब्रेन वॉश कर पकड़ के रखा गया है। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने सदगुरु के कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ चॉइसेस पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, व्हाई इज अ पर्सन हु हैड गिवन हिज डॉटर इन मैरिज and made her settle well in life, encouraging other young women to tonsure their heads and live the life of a hermitess। कोर्ट ने कहा कि बेटियां अपने माँ बाप से कोई भी कॉन्टेक्ट ना करे और पूरी लाइफ उनसे अलग रहे, ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड लगता है जो फाउंडेशन की एक्टिविटीज को लेकर और भी कई सारे सवाल उठाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस हियरिंग में एक और ड्रामा तब अनफोल्ड हुआ जब गीता और ललिता दोनों ही बहनें कोर्ट के सामने इन पर्सन अपीयर हुई। उन्होंने बेंच के सामने अपने फादर की एक्यूजेशंस को झुठलाया और बताया कि वो अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रहती है। गीता ने कहा, वी हैव चोजन दिस पाथ बाय आवर ओन विल एंड नो वन हैज फोर्स्ड अस टू स्टे हियर। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस बयान पर भी अपनी आपत्ति व्यक्त की। जस्टिस सुब्रमण्यम ने तो दोनों ही बहनों से सीधा सवाल करते हुए पूछा, यू क्लेम टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डोंट यू थिंक दैट नेग्लेक्टिंग योर पेरेंट्स इज अ सिन? लव ऑल एंड हेट नन इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन, बट वी कुड सी सो मच हेटेड इन यू फॉर योर पेरेंट्स। कोर्ट के इन रिमार्क्स ने एक और बहुत ही अहम डिबेट को जन्म दे दिया है कि क्या सच में क्या स्पिरिचुअलिटी के नाम से फैमिली से अपने टाइज तोड़ लेना सही है। कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये नोट किया कि ईशा फाउंडेशन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज हो सकता है कि शायद कानूनी दायरे से बाहर हो। ये इशू तब और भी ज्यादा गर्म हो गया जब इस केस में पॉक्सो के एक पुराने केस का जिक्र किया गया जो कि एक डॉक्टर के खिलाफ था, जिसमें 12 आदिवासी लड़कियों के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट किए गए का चार्ज लगाया गया था। पिटीशनर के एडवोकेट एन पुरुषोत्तम ने ये इल्जाम लगाया है कि ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं जो कई सारी क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज को एक्सपोज करते हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि
कि कोयम्बटूर पुलिस की एक बड़ी टीम ईशा फाउंडेशन के, जिसमें एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और 150 पुलिस पर्सनल शामिल थे, जो कि बाद में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में इंक्वायरी किए गए। इस पुलिस टीम का काम था कि वो आश्रम में जाकर उनके रूम्स और इनमेट्स के बारे में जांच करे और ये पता लगाए कि क्या फाउंडेशन में कोई इलीगल एक्टिविटीज चल रही है या नहीं। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद हमें ईशा फाउंडेशन की तरफ से भी उनके स्टांस को क्लियर करते हुए देखा गया है। उन्होंने एक प्रेस नोट रिलीज करते हुए कहा है, एज पर द कोर्ट ऑर्डर द पुलिस इंक्लूडिंग द एसपी हैव केम टू द ईशा योगा सेंटर फॉर अ जनरल इंक्वायरी। दे आर इंक्वायरिंग विद रेजिडेंट एंड वॉलंटियर्स, understanding the lifestyle, understanding how they can come in and stay, etc. ईशा फाउंडेशन के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि ये सब उनके रेगुलर प्रोटोकॉल्स में आता है और वहाँ पर रहने वाले लोग अपनी मर्जी से वहाँ रहते हैं। फाउंडेशन के वकील के राजेंद्र कुमार ने भी बेंच को बताया है कि ये एलिगेशंस बिना किसी प्रूफ के लगाए गए हैं। He said, adults have the right to make their own decisions about their lives, including the choice to embrace a spiritual path. The court's inquiry into such personal decisions was unnecessary, as the women were clearly acting of their own free will. फाउंडेशन ने ये भी कहा है कि उनका कोई जबरदस्ती का एजेंडा नहीं है। वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो अपनी मर्जी से और अपनी फ्री विल से वहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा है कि ईशा के वॉलंटियर्स और मेंबर्स वहाँ अपनी मर्जी से स्पिरिचुअल क्वेस्ट के लिए आते हैं। आपको बता दूं कि जहाँ एक और ये केस मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करते हुए इसे अपने पास ट्रांसफर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस को अपने पास ट्रांसफर करने के बाद हाई कोर्ट की इंक्वायरी ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस क्रिमिनल केसेस की एक डिटेल रिपोर्ट उनके सामने सबमिट करेगा। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस केस को पर्सनली हैंडल किया है। उन्होंने कहा, वी वांट टू मेक श्योर दैट नो वन इज बीइंग अनलॉफुली डिटेन्ड एंड वी विल लुक इनटू द मैटर केयरफुली। थर्सडे को जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि सिस्टर्स अपनी पर्सनल विल से ईशा फाउंडेशन में रह रही थी और उन्हें किसी भी तरह की जबरदस्ती के साथ वहाँ नहीं रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों के सिस्टर्स के साथ एक चैम्बर मीटिंग की और ये पता लगाया कि क्या उनके साथ कोई जबरदस्ती हो रही है या नहीं, लेकिन सिस्टर्स ने दोबारा से अपने स्टांस को क्लियर किया और दोहराया है कि वो अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही है। सिस्टर्स ने कोर्ट को बताया, We are near at Isha Yoga Center by our own will. सिस्टर्स के साथ एक पर्सनल चैम्बर मीटिंग करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि पुलिस की इंक्वायरी में किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी का कोई जिक्र सामने नहीं आया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करने के बाद पुलिस से कहा है कि वो अपनी इंक्वायरी की एक डिटेल रिपोर्ट उनके सामने सबमिट करेंगे और ये रिपोर्ट ईशा फाउंडेशन के अंदर चलने वाली सारी एक्टिविटीज के बारे में फोकस होंगी। वहीं दूसरी ओर फाउंडेशन का भी यही कहना है कि वो हर तरह की इंक्वायरी के लिए रेडी है, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो जैसा कि हमने देखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशन के बाद ईशा फाउंडेशन एक स्पॉटलाइट में आ चुका है। ये अब एक ऐसा केस बन चुका है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और कानून आपस में टकरा रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट आएगी तब इस कॉम्प्लेक्स इशू का फैसला तय होगा। ये केस आपको बता दूं कि एक लिविंग एग्जाम्पल है जहाँ पर धर्म और कानून का आमना सामना हो रहा है। ईशा फाउंडेशन एक आंखों को खोलने वाला केस नहीं है, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि इंडिविजुअल राइट्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्या बैलेंस हो सकता है। क्या स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोगों को अपने परिवार से दूर रहना सही है, या फिर जैसा कि हमने कहा कि क्या ये एक ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा है। जब कानून और धर्म एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स इशू अराइज होते हैं जिनका जवाब दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस की अधिक सुनवाई नहीं करता तब तक हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस खबर और इस प्रैक्टिस के बारे में क्या कहना है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड एनालिसिस।